Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, as promised, in this video, inshallah, we'll be talking about cumulative frequency curves. Since this topic is coming in your assessment, तो काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी सर cumulative frequency curve का एक क्वेश्चन करवा दें ऑनलाइन क्लास में। तो मैं इसको रिवाइज नहीं करा पाया बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। लेकिन ये है कि बाद में मुझे क्वेश्चन मिल गया, इसका बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें ऑलमोस्ट सारा टॉपिक जो है ना वो हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में, जिसमें थोड़ा सा ग्राफ को रीड करना भी तुम लोगों को जो है वो और थोड़ा सा डिटेल में सिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह भाई ये वाला टॉपिक जो है ना ये कवर हो जाएगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से एक चीज़ जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स है। इसके अलावा आपके पास पूरी डायग्राम्स हैं, आपके पास मीन मीडियन मोड है। तो वो सारी चीज़ें तो फिलहाल तुम्हारे असेसमेंट में नहीं आ रही। तुम्हारे असेसमेंट में सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये कर्व्स बनाने आने चाहिए और इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इनसे जो चीज़ें निकलती हैं क्वार्टाइल्स वगैरह वो तुम्हें फाइंड आउट करना आना चाहिए। फिर इससे जो है वो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, आपसे जो है वो परसेंटेज भी कैलकुलेट करवा लेता है इसमें। ठीक है, जो है वो परसेंटाइल का क्वेश्चन भी जो है वो इसमें पूछ लेता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, कुछ इसके पार्ट जो है वो सॉल्व हुए हैं, जैसे ये ग्राफ वगैरह ये बने हुए हैं पहले से। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं ग्राफ्स कैसे बने हैं। और फिर क्वार्टाइल्स पे बात कर लेंगे कि क्वार्टाइल्स जो है वो फाइंड आउट कैसे करने हैं, क्या फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का। ठीक है, और ग्राफ को किस तरह रीड किया जाता है। ऑल दैट विल बी कवर इन दिस वीडियो इंशाल्लाह। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चूंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स का टॉपिक है, तो डेफिनेटली सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसका टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो ज़रा क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें जो टेबल गिवन है वो किस चीज़ का टेबल है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वन डे गैराज ए रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ पेट्रोल bought by the first 120 customers. The results are summarized in the table below. और हमारे पास जो टेबल नीचे गिवन है ना, इसमें हमारे पास जो एक क्वांटिटी है वो तो पेट्रोल की है, जो कि के लीटर्स उसने दिया हुआ है। ठीक है, और जो अगली चीज़ है दैट इज़ द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स का मतलब हो गया कि हमें जो है ना जो उसने टेबल दिया हुआ है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल को जो है वो सीखना है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने हमें ये बोला है कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी भी देता है, वो एफ लिख देता है, आपको बता देता है कि ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर उसने आपको नहीं दिया तो आप समझ लेना कि ये जो नंबर की क्वांटिटी होती है ना, नंबर या क्वांटिटी हो गई या नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए या नंबर ऑफ थिंग्स हो गई, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अच्छा पेट्रोल तो वो उसने हमें लीटर्स में दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इस टेबल को पढ़ने की कोशिश करूं तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो 0 से 10 की जो रेंज है, मतलब 0 से 10 और 10 इसमें इंक्लूडेड है। तो 0 से 10 लीटर्स की जो रेंज है उसमें 9 कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब 9 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि 0 और 10 के बीच में जो है वो पेट्रोल बाय कर रहे हैं। फिर 10 से 20 में 13 कस्टमर्स आ रहे हैं, 20 से 30 में 36 कस्टमर्स आ रहे हैं, 30 to 40 30 कस्टमर्स आ रहे हैं, 40 से 50 तक हमारे पास 16 कस्टमर्स हैं, 50 to 60 हमारे पास है 9 कस्टमर, 60 से 70 हमारे पास है 5 कस्टमर्स, और 70 से 80 जो है ना 70 to 80 जो लीटर्स बाय कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 कस्टमर्स आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास है 120 कस्टमर्स। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना वो है 120। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो है ना समझ लो क्वांटिटी होता है। कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पीपल होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो ये जो नंबर वाली चीज़ होती है ना ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब है कि ये हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और उसने क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है बाय फर्स्ट 120 कस्टमर्स, और उसका रिजल्ट जो है ना उसने हमें दिया हुआ है। तो पेट्रोल तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती ना। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। तो वो हमारे पे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है ना ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। तो अब वो हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। क्यों? क्योंकि उसको हमसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनवाना है, कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनवाना है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होना चाहिए। ठीक है? तो इस चीज़ को नोट करना कि यू कैन नॉट ड्रॉ दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ये कर्व नहीं बना सकते। यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे करते हैं? उसके लिए देखो उसने मुझे खुद करके दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ़ मुझे बोला है कि ये जो कुछ 4-5 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इनको फिल कर दो, इसका 1 मार्क है। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि अगर वो आपको वो खुद कहता है ना कि आप ड्रॉ दिस टेबल, वो ऐसे भी बोल सकता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है टेबल बनाओ और फिर मुझे कर्व प्लॉट करके दिखाओ। या फिर वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल देके बोलेगा ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो उसके लिए तुम्हें ये वाला टेबल खुद बनाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला टेबल कैसे बनता है। अब चूंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो हमें एक्स की भी एक वैल्यू चाहिए और वाई की भी एक वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं ये पूरी रेंज लिख दूंगा ना यहाँ 0 से 10, तो अब मुझे समझ नहीं आएगा कि भाई मुझे एक्स की 0 वैल्यू लेनी है या 10 वैल्यू लेनी है। तो आप ये करते हो कि जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है ना, जो अपर लिमिट होती है, आप वो कॉपी कर लेते हो। तो यहाँ से मैंने उठाया के लेस देन इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से मैंने उठाया के लेस देन इक्वल टू 20 और मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से उठाया के लेस देन इक्वल टू 30, के लेस देन इक्वल टू 40, के लेस देन इक्वल टू 50, के लेस देन इक्वल टू 60, के लेस देन इक्वल टू 70 एंड द लास्ट वन इज के लेस देन इक्वल टू 80। तो ये सारी चीजें मैंने लिख दी। उसके बाद अब मुझे जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि भाई मुझे बताओ कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने 10 या 10 से कम लीटर बाय किया। तो वो तो 9 ही है, तो मैंने 9 के 9 पहले लिख दिए। अब वो अगले वाले में कह रहा है कि बताओ कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने 20 और 20 लीटर से कम बाय किए। तो अब 20 और 20 से कम में ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 10 वाले और 20 वाले ये हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। तो 19 और सॉरी 9 और 13 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे 22 मिल जाएगा। सही है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना इस तरह ऐड करते रहते हैं। पहली वाली एज इट इज आ जाती है, 9 जो आपने लिखा है ना वो एज इट इज आ गया। अब आपने 9 और 13 को ऐड किया तो ये 22 आ गया। अब मैं क्या करूंगा 30 से, अब उसने मुझे बोला है कि बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने 30 और 30 से कम जो है वो बाय किया है। तो यहाँ तक 30 हो गया, इसका मतलब है मुझे ये तीनों नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने जल्दी से कैलकुलेटर यूज करना है और ये सारे नंबर्स ऐड कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, 9 प्लस 13 प्लस 36। ठीक है, 9 प्लस 13 प्लस 36 कितना आ गया, 58। तो मैंने यहाँ जो है वो जल्दी से 58 लिख लिया। अब चूंकि अगर ये पेपर वन का होगा तो तुम्हें जो है वो बगैर कैलकुलेटर के ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया के लेस देन इक्वल टू 30 में 58 आ गया। अब मैंने क्या बोला है, अब मुझे फिल करना है के लेस देन इक्वल टू 40, मतलब 40 से पहले पहले तक। तो अब मुझे ये चारों नंबर ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो 58 हो गया था ना। अब मैं काम करता हूँ 58 में 30 ऐड कर लेता हूँ बस। तो 58 प्लस 30 मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 88। तो मैंने यहाँ 88 लिख दिया। ठीक है, तो अब आसानी कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रीवियस नंबर ऐड करते रहेंगे बस। सही है ना। जैसे हमने क्या ट्रिक की, हमने 9 एज इट इज रख दिया, 9 में 13 ऐड किया तो 22 आ गया, 22 में 36 ऐड किया तो 58 आ गया, 58 में 30 ऐड किया तो 88 आ गया। अब 88 में हमें 16 को ऐड करना है। जब 88 में 16 ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 104। तो मैंने यहाँ 104 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 104 में 9 को ऐड करना है। जब मैं 9 को ऐड करूंगा 104 में तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 113। मैंने यहाँ लिख दिया 113। और अब मैं 113 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 118। और जब मैं 118 में 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये 120 आ जाएगा। और ये वही होगा जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, टोटल कस्टमर्स 120 थे। तो मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू आएगी, जो टोटल होगा, वो भी 120 ही आना चाहिए। इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही ऐड किया है सबको। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फिल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला कॉलम फिल करना है। उसके लिए आपने अपर लिमिट ले ली सबकी। ठीक है ना, के लेस देन इक्वल टू 10, के लेस देन इक्वल टू 20, ये सारे फिल कर लिए इस तरह। उसके बाद पहला नंबर जो है, जो हमारा पहला वाला नंबर है वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड आपने कर लिया, 9 तो आपने यहाँ लिख लिया था। तो 9 में जब 13 को ऐड किया तो 22 आ गया। फिर 22 को जब आपने 36 में ऐड किया तो 58 आ गया। फिर 58 को जब आपने 30 में ऐड किया तो 88 हो गया। 88 में 16 ऐड किया तो 104। 104 में 9 ऐड किया तो 113। 113 प्लस 5 गिव्स यू 118। और फिर 118 में जब 2 ऐड किया तो यू विल गेट 120। और ये जो लास्ट नंबर आएगा ना, ये इसको चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन में मेंशन होता है और ये टोटल नंबर होता है जो कि क्वेश्चन में होता है। जैसे 120 कस्टमर्स का डाटा था ना, तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा, जो लास्ट वैल्यू आएगी, वो भी बिल्कुल 120 ही आनी चाहिए।
अच्छा, तो अब मेरे पास आई हैव द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नाउ, पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। पार्ट बी में वो मुझसे कह रहा है कि ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी टेबल का काम अब खत्म हो गया। ठीक है, चलो। अब मेरी जो पहली वैल्यू है उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो क्वांटिटी हो गई, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती है। जब भी तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओगे ना, यहाँ तो कर्व बना हुआ था, तो तुमने ये देखा कि भाई हमेशा वाई एक्सिस पे जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, और एक्स एक्सिस पे ना क्वांटिटी आती है। तो अब यहाँ पेट्रोल है क्वांटिटी, तो ये समझ लो कि मैंने जो है ना यहाँ इस तरह पेट्रोल लिख दिया कि भाई मेरा जो एक्स एक्सिस है ना वो बेसिकली पेट्रोल है, और वो लीटर्स में। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ जो है ना वो पेट्रोल लिख दिया, इस तरह आर एल लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरी हमेशा एक्स एक्सिस पे जो है ना वो क्वांटिटी हुआ करेगी। वो जो भी चीज़ जो है ना क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में यहाँ पेट्रोल की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल, तो एक्स एक्सिस में मेरे पास अमाउंट ऑफ पेट्रोल आ गया। और वाई एक्सिस में हमेशा मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। वाई एक्सिस में हमेशा मेरे पास वो तादाद आएगी, नंबर ऑफ थिंग्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ थिंग्स ना। मैंने इसको कम्युलेट किया है, मैंने इसको ऐड करते 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 टोटल तक पहुंचा हूं ना। तो दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये है नंबर ऑफ थिंग्स ही। ठीक है ना, तो ये हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी। अगर उसने तुम्हें कर्व नहीं बना के दिया हुआ, वैसे तो वो ग्रिड बना के देता है। ठीक है, हमें सिर्फ जो है ना वो प्लॉट करना होता है, तो वो लेबल भी करके देता है। अगर उसने लेबल नहीं करके दिया तो हमेशा याद रखना वाई एक्सिस पे हमारे पास हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, एंड ऑन एक्स एक्सिस जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में डिस्कस हो रही है वो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। अब देखो मैं प्लॉट कैसे करूंगा, चूंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मेरा पहला पॉइंट हो गया 10 और 9। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 9। तो मैंने देखा एक्स एक्सिस पे 10 का है, ये रहा। और वाई एक्सिस पे 9 जो है ना वो बिल्कुल 10 से थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि स्केल ये कह रहा है कि एक बॉक्स जो है ना वो 2 के बराबर है। तो 2 4 6 8 हो गया। तो 8 और 10 के बीच में मेरा पॉइंट आ गया, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अगला पॉइंट मेरा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू है 20 और वाई की वैल्यू है 22। तो मैंने 20 और 22 पे जो है ना वो अपना एक और पॉइंट मार्क कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, द थर्ड पॉइंट इज एक्स की वैल्यू 30 है, वाई की वैल्यू 58 है। तो 30 और 58 कहाँ गया, 30 ये रहा, और 58 जो है वो 60 से एक बॉक्स जो है वो नीचे हो गया, मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अगला पॉइंट इज 40 एंड 88। 40 पे गया जल्दी से, 88 कहाँ पे आएगा, ये 80 हो गया, 82 80 से 84 86 और 88 हो गया, यहाँ पे मार्क कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज 50 एंड 104। तो मैं गया 50 पे, 50 से ऊपर गया, ये मेरा आ गया 100, और 100 के बाद 102 और 104 सेकंड बॉक्स आ गया, मैंने यहाँ डॉट मार्क कर लिया। थर्ड लास्ट पॉइंट है मेरा 60 और 113। मैं गया 60 पे, जल्दी से 60 पे ऊपर गया, ये 100 हो गया, और ये 110 हो गया, उसके बाद 112 हो गया, उसके बाद 114 से थोड़ा सा पहले 113 आ गया, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। सेकंड लास्ट पॉइंट है 70 एंड 118। 70 पे गया जल्दी से, 118 का आएगा, 120 से एक बॉक्स नीचे आएगा बिल्कुल, तो मैंने 118 मार्क कर लिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज 80 एंड 120। तो मैं 80 पे गया ऊपर, और 120 तो मेरा लास्ट पॉइंट था बिल्कुल ग्राफ का, जो कि मेरे टोटल कस्टमर भी हैं। ठीक है ना, टोटल जो मेरा जो आ रहा है वो भी 120 है। तो मैंने जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूँ इसको। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 120 है, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। अब जब मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे एक चीज जो है वो याद है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो है ना उनको एस शेप कर्व्स कहते हैं, क्योंकि उनका शेप ना एस की तरह बनता है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हैंड बनाऊंगा, मुझे स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सारे पॉइंट्स को जो है ना वो फ्री हैंड एक एस कर्व बना दिया। ठीक है, और मैंने ये लास्ट पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, उसको ओरिजिन से मिलाने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट पे लाके छोड़ दो। स्केल से बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप स्केल से बनाते हो ना तो उससे जो है वो आंसर जो है वो आपके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ये फ्री हैंड कर्व होता है, बिल्कुल एस की तरह आपको बनाना है। एस की तरह स्मूथली जो है जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप ज्वाइन कर सको। जैसे अब यहाँ भी देखो मैंने जो बनाया इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन ये है कि बस ये एग्जैक्टली जो है वो सारे पॉइंट से तकरीबन गुजर ही रहा है। ठीक है, तो बड़ा फ्री हैंड स्मूथ सा कर्व बनाते हैं ताकि हमारी वैल्यूज जो है ना, क्योंकि अब हमें इसको इस ग्राफ को रीड करना है, हमें यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्वार्टाइल्स निकालना है, मीडियन निकालना है, परसेंटाइल निकालना है। तो इस ग्राफ का जो है ना वो स्मूथली ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेट लाइंस बनाओगे ना तो वो उससे जो है आपकी वैल्यूज जो है वो गलत आती हैं। तो इस तरह कर्व होना चाहिए, ये सही है। चलो भाई, तो दैट वाज द ड्राइंग ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए यू हैव टू ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फर्स्ट। उसके लिए यू हैव टू कंप्लीट दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए वो लाजमी आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल देगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे जो है वो फिल करवाएगा। तो उसके लिए हमारे पास
जो सिंपल मेथड है कम्युलेटिव का मतलब होता है कि ऐड द प्रीवियस वन। अगली जो आपकी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी है ना उसको ऐड करते करते आगे के कॉलम फिल करते रहते हैं हम। तो पहली वाली 9 है क्योंकि इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो 9 एज इट इज आ गई। अब अगली वाली फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 13 है ना तो 13 में 9 ऐड कर दूंगा, तो 13 और 9 को जब ऐड करूंगा तो 22 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद अगली वाली मुझे फिल करनी है तो मैं क्या करूंगा, 36 है तो इसमें ये दोनों नंबर ऐड कर लूंगा तो वो 58 बन जाएगा। 30 पे आ गया, अब मुझे ये सारे नंबर ऐड करने हैं तो 88 बन जाएगा। तो इस तरह आप ऐड करते करते जाते रहो पीछे के सारे नंबर, तो आपको नई वाली जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती रहती है। हमेशा याद रखना जो लास्ट आंसर आता है ना दैट इज द टोटल नंबर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। स्मूथ सा कर्व हमारा बन गया है, एस शेप कर्व हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसने हमसे बोला है कि भाई Q2 निकालो, ठीक है। यू हैव टू फाइंड Q2। Q2 को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। क्वार्टाइल्स हमारे पास जो है ना वो तीन होते हैं, एक कहलाता है लोअर क्वार्टाइल जिसको हम Q1 बोलते हैं, ठीक है। Q1 लोअर क्वार्टाइल होता है। उसके बाद आता है Q2 जिसको हम कहते हैं मीडियन, और उसके बाद हमारे पास Q3 आता है जिसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल और मीडियन और फिर अपर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है आपने अपने डाटा को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जब चार पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको तीन क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ेगी तभी वो चार में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा 50% पे आता है ना वो Q2 होता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। जो 25% पे आता है उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, मतलब वो Q1 होता है। और जो हमारा 75% पे आता है ना दैट इज कॉल्ड द अपर क्वार्टाइल जिसको हम Q3 कहते हैं। उसके बाद तो 100% आ जाएगा, सही है ना। तो क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन ही होते हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल जो कि 25% पे लाई करता है, ठीक है। मतलब Q1 की डेफिनेशन ये है कि Q1 जो है ना आपके 25% ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। Q2 जो है वो बिल्कुल 50% पे लाई करेगा डाटा के, तो 50% का मतलब है कि वो मीडियन कहलाएगा। और Q3 जो है ना वो 75% ऑफ द डाटा पे लाई करता है, मतलब 75% पे लाई करता है, तो वो आपका डाटा का 75% होता है समझो, तो इसीलिए हम उसको अपर क्वार्टाइल कहते हैं। अच्छा, अब ये फाइंड आउट कैसे करना है जरा जल्दी से देख लेते हैं। हमने ये कर्व जो है ना यहाँ ये हमारा कर्व दोबारा हमने यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि भाई Q2 निकालो, ठीक है। Q2 मीडियन होता है, और वो हमसे कह रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ना इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कहता है कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालनी है ना तो Q3 निकाल लो और Q1 निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास जो है ना वो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं IQR, ठीक है। IQR stands for interquartile range. So in order to find out the interquartile range, you have to find Q3 and Q1. Q3 is basically the upper quartile, ठीक है, एंड Q1 is basically the lower quartile। तो दोनों को निकाल के माइनस करेंगे तो हमें जो है वो interquartile range मिल जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड Q3 और हमें Q1 भी चाहिए। और Q2 तो उसने फाइंड आउट करने बोला ही था, उसने कहा था कि भाई मीडियन फाइंड करो। तो Q2 इज बेसिकली मीडियन क्योंकि ये 50% डाटा पे लाई करता है। तो अब हाउ कैन वी फाइंड आउट दीज क्वार्टाइल्स एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। उसके लिए हमारे पास जो है ना बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है। मैंने अभी आपको बताया कि क्वार्टाइल वन इज बेसिकली 25% ऑफ द टोटल डाटा, ठीक है। क्वार्टाइल वन जो है वो आपका 25% होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का। क्वार्टाइल टू है उसको हम चूंकि मीडियन कहते हैं तो ये 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। और क्वार्टाइल थ्री जो है ना वो आपके पास 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं ना इसके, इससे हमें Q1 डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इससे हमें लोकेशन मिलेगी, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ क्वार्टाइल वन इज लोकेटेड एट 25% ऑफ द डाटा, तो लोकेशन बता रहा हूँ तुम्हें। 25% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो Q1 की लोकेशन आएगी, फिर वो मैं जाके ग्राफ से फाइंड आउट करूंगा। तो जो मुझे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1। फॉर एग्जांपल अगर मुझे Q1 फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज करना है, पहले मैं Q1 की लोकेशन निकालूंगा। Q1 मैंने बोला कि भाई वो 25% पे मिलेगा, तो 25% का क्या मतलब हो गया, 25/100, 25/100 हो गया, ठीक है। और 25/100 किसका, टोटल फ्रीक्वेंसी का। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, हमें पता है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड की थी तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आया था, 120। तो 25% ऑफ 120 जब मैं करूंगा ना तो मुझे Q1 की लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q1 की लोकेशन मिलेगी, Q1 नहीं मिलेगा, Q1 मुझे ग्राफ से ही मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द उसकी लोकेशन पहले फाइंड करेंगे कि वो हमें कहाँ पे मिलेगा ग्राफ में, और फिर हम ग्राफ से जाके रीड कर लेंगे
तो हमें ग्राफ से जो वैल्यू वो मिलेगी ना, वैल्यू दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1। अब ये है 25% ऑफ 120, तो इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या 120 का आधा कितना होता है? 60। और 60 का आधा कितना हो जाएगा? तो वो 30 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 30 लिख लिया यहाँ। ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ से जीरो काटो, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि 5 से इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। ये हो गया 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो गया। और ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और 2 टाइम्स 6 इज 12। अब मेरे पास बच गया 6 और 5। जब मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 30। लेकिन ये जो 30 है ना, ये आंसर नहीं है भाई, ये लोकेशन है। ये 30 लोकेशन है। ग्राफ पे जाके रीड करना पड़ेगा। ग्राफ पे जब रीड करूंगा 30 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1। सही है। तो पहले मैं काम करता हूँ, सबकी लोकेशन जो है ना वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। Q2 यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि Q2 तो मुझे Q2 तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो Q2 तो मुझे पता है ना 50% ऑफ द डाटा पे होगा, तो 120 का 50% क्या होगा? तो मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ नीचे। जल्दी से Q2 की लोकेशन भी निकाल लेते हैं। Q2 कहाँ मिलेगा मुझे? सिंस Q2 इज कॉल्ड द मीडियन, तो मीडियन हमेशा 50% पे मिलता है। मीडियन जो है वो समझो मिड पॉइंट होता है एक तरह से। तो ये हो जाएगा 50%। 50% का मतलब हो गया 50 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 120 है, मुझे पता है। तो 50% ऑफ 120 मतलब 120 का आधा कितना हो जाएगा? 120 का आधा हो जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q2 की जो लोकेशन है ना वो 60 है। मुझे ग्राफ पे जाके रीड करना पड़ेगा। मुझे ग्राफ पे जाके रीड करना पड़ेगा कि 60 पे जो है वो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। तो पहले मैं सबकी लोकेशन निकाल लेता हूँ। और ये हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? चूंकि ये जो है वो अपर क्वार्टाइल है, तो दिस विल बी एट 75%। 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 120। अब इसको भी जो है ना मैं बिल्कुल वर्बली कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा डाटा जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो 60 उसका मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब है कि दोबारा जो है वो 90 आ जाएगा। तो 75% जो है वो 90 पे हो जाएगा। अगर तुम्हें इसको भी कैलकुलेट करना है तो जीरो से जीरो कट करो, बिल्कुल उसी तरह कर लो। ये तुम्हारा जीरो से जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 5 टाइम्स 15। सही है, 5 टाइम्स 15 इज 75 और 5 2 हो जाएगा। और फिर ये 2 टाइम्स 1 इज 2 और 2 टाइम्स 6 इज 12। जब मैं 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 90 आ जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग आउट द लोकेशन, मैंने देख लिया भाई Q1 जो है वो मुझे 30 पे मिलेगा, Q3 जो है वो मुझे 90 पे मिलेगा और Q2 जो है वो मुझे 60 पे मिलेगा। तो पहले मैं मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ। ग्राफ पे जाता हूँ 60। अच्छा, अब ये क्या किया है मैंने बेसिकली 25% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी निकाला है ना। तो ये जो आंसर आया ना बेसिकली ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, समझो ना। तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सेस पे जाके रीड करूंगा। तो चूंकि मैं पहले मीडियन निकाल रहा हूँ, तो मीडियन कितने पे मुझे मिलेगा? 60 पे मिलेगा। तो मैं गया ग्राफ पे और मैंने वाई एक्सेस पे देखा 60, ये रहा 60। मैंने यहाँ से जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और मैंने ड्रॉ करते करते जैसे ही मैं कर्व पे आया मैं रुक गया। और जैसे ही मैंने कर्व को स्ट्राइक किया और फिर मैंने एक्स एक्सेस पे वो रीडिंग पढ़ ली, तो मेरा जो मीडियन आ रहा है बेसिकली जो Q2 आ रहा है वो 31 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई मेरा जो Q2 आ रहा है जिसको मैं मीडियन बोल रहा हूँ, सही है ना, Q2 को मैंने मीडियन बोला है क्योंकि वो 50% पे है, तो ये दैट इज कमिंग आउट एज 31। मैंने इसको ग्राफ से रीड कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जल्दी से Q1 देख लेते हैं। Q1 क्या आ रहा है? Q1 जो है वो मुझे 30 पे मिलेगा। तो Q1 30 का मतलब है मैं 30 पे गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और आके जो है मैंने कर्व को स्ट्राइक किया और फिर वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे जो है वो मैंने वैल्यू पढ़ ली। तो लोअर क्वार्टाइल जो मेरा आ रहा है जिसको मैं Q1 बोल रहा हूँ वो 23 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोअर क्वार्टाइल जो मेरा Q1 आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 23। तो ये लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू हो गई। और अब मुझे फाइंड आउट करना है मेरा अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अपर क्वार्टाइल जो है वो 90 पे मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या, जल्दी से वाई एक्सिस से मैंने 90 पे लाइन ड्रॉ करी और आगे आता रहा जल्दी से कर्व तक आया। कर्व के बाद एक्स एक्सिस पे मैंने रीडिंग पढ़ ली। तो द अपर क्वार्टाइल इज कमिंग आउट एज 41। ठीक है, तो 41 बेसिकली जो है वो मेरे पास Q3 की वैल्यू हो गई। सही है, तो नाउ आई हैव Q1। Q1 मेरे पास आ रहा है 23। Q2 जो कि मीडियन है वो मेरे पास आ रहा है 31। और जो अपर क्वार्टाइल है Q3 दैट इज कमिंग आउट एज 41। अब मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, Q3 माइनस Q1 कर लूंगा। Q3 आ रहा है मेरे पास 41 और मैं 41 में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 23।
तो ये मेरे पास तकरीबन 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 18, क्योंकि यहाँ मैं जब 7 ऐड करूंगा तो 30 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करूंगा तो 40 हो जाएगा, और फिर 1 ऐड करूंगा तो 18 हो जाएगा। तो 7 प्लस 10 17 प्लस 1 18, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कमिंग आउट एज 18। Q1 मेरा लोअर क्वार्टाइल जो है वो 31 आ रहा था, सॉरी 23 आ रहा था। Q2 जो था बेसिकली मीडियन था, वो मेरा आ रहा था 31, एंड द अपर क्वार्टाइल जो कि Q3 था दैट इज कमिंग आउट एज 41। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो क्वेश्चन में मुझसे पूछी थी। उसने मुझसे Q2 पूछा था, मीडियन पूछा था, और उसने मुझसे IQR पूछा था। तो IQR का फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो मैंने दोनों क्वार्टाइल्स निकालने पड़े। पहले मैं क्वार्टाइल्स की लोकेशन फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे Q2 की लोकेशन मिलती है। 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी करता हूँ तो Q1 की लोकेशन मिलती है, और 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी करता हूँ तो मुझे Q3 की लोकेशन मिलती है। फिर मैं कर्व पे आता हूँ, वाई एक्सिस से जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूँ, अपने कर्व तक आता हूँ, फिर एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू रीड आउट कर लेता हूँ। जो भी वैल्यू होती है Q1 Q2 Q3 की वो लिख देता हूँ, IQR निकाल लेता हूँ। इसके बाद एक चीज़ और उसने मुझे बोली है, उसने मुझे 90th परसेंटाइल निकालने के लिए भी बोला है। उसने क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द 90th परसेंटाइल। ठीक है, अच्छा परसेंटाइल के लिए ना बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। जो भी परसेंटाइल बोल रहा है ना, जैसे अगर वो तुमसे कह रहा है 90th परसेंटाइल, तो इसका मतलब होता है 90% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर वो कहता है 30th परसेंटाइल, तो उसका मतलब होता है 30% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर वो तुमसे कहता है 60th परसेंटाइल, तो इसका मतलब होता है 60% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। परसेंटाइल मतलब समझ लो परसेंटेज हो गई। तो चूंकि उसने मुझे बोला है 90th परसेंटाइल, तो मैंने क्या करना है, 90th परसेंटाइल मतलब 90% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 120, तो मैंने उसका 90% निकाल लिया। ठीक है, तो 90% का मतलब हो गया 90/100। तो मुझे लोकेशन मिल गई 108। तो मैं जल्दी से अपने कर्व पे गया, 108 जो है मुझे वाई एक्सिस पे मिलेगा। 108 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कर्व तक आया, और उसके बाद जो है मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पे रीडिंग पढ़ ली। तो मेरे पास जो 90th परसेंटाइल आ रहा था दैट इज कमिंग आउट एज 54। ठीक है, अगेन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी परसेंटाइल निकालना है ना, जैसे तुम्हें उसने बोला 75 परसेंटाइल निकालो, 75th परसेंटाइल, तो तुम क्या करोगे, 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, बस ये इसका फॉर्मूला है। जो भी तुम्हारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसको जो है ना, जो भी परसेंटाइल निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 90th था, तो मैंने 90/100 किया और उसको 120 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर वो कहता 10th परसेंटाइल, तो मैं उसको 10/100 करता और वो अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता। तो दैट वाज ऑल अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। फॉर्मूला बड़े आसान से है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये जो क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल के फॉर्मूले हैं ना, ये लोकेशन बताते हैं, ये डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे। तुम्हें कर्व को रीड करना पड़ेगा जाके, और ये जो भी लोकेशन होगी ना, ये वाई एक्सिस पे होगी। आप वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे, कर्व तक आओगे, उसके बाद एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज पढ़ लोगे, तो आपको रिक्वायर्ड क्वार्टाइल्स भी मिल जाएंगे और आपको रिक्वायर्ड परसेंटाइल्स भी मिल जाएंगे। बस परसेंटाइल का फॉर्मूला याद रखना कि जो भी परसेंटाइल जो पूछ रहा है ना, वो परसेंटेज है बेसिकली। 90th परसेंटाइल मतलब 90%, 68th परसेंटाइल का मतलब 60%। और किसका होता है 60%? टोटल फ्रीक्वेंसी का होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है ना, दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। बस मल्टीप्लाई करना होता है, सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको जाके ग्राफ पे रीड करो, और एक्स एक्सिस पे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था भाई, जिसमें आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स। यही चीज़ें हैं इसमें, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स वगैरह और ग्राफ ड्रॉ करना। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें थोड़ा सा कर्व को ना और थोड़ा जो है हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि अगर वो ग्रेटर वैल्यूज बोलता है तो क्या रीड करना है, लेसर वैल्यूज बोलता है तो क्या रीड करना है, अगर वो रेंज पूछता है तो क्या हमें बताना होता है थोड़ा सा। ये चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस की थी जब ये टॉपिक किया था। तो वो वाला क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह तुम लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। आई होप ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देख लेना इस वीडियो को इंशाल्लाह, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मुझे बता देना। बाकी मैं थोड़ा सा टाइम और निकाल के और वीडियोस बनाता हूँ तुम लोग की हेल्प के लिए इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।